गरीब माँ की बदनसीबी। सुलेखा की शादी रायपुर में सुभाष के साथ 4 साल पहले हुई थी। सुभाष बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। सुभाष अक्सर सुलेखा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। सुलेखा बहुत ही दुखी रहने लगी। सुलेखा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना बड़ा दुख लेकर अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सुलेखा के पास कोई भी चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर चली जाती तो सुलेखा की माँ, बेटी तू अचानक क्या हुआ और दामाद जी नहीं आए? सुलेखा, माँ वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सुलेखा रोने लगी। उसका दुख देखकर जानकी सदमे में रहने लगी। सुलेखा 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सुलेखा बेहोश हो जाती है। जानकी बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। जानकी, क्या? हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। सुलेखा, माँ मैं अब क्या करूँ? मेरा जीवन एक ऐसे दोहराए पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने की कोई फायदा ही नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सुलेखा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सुलेखा को पैसों की जरूरत लगी, इसलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद सुलेखा एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सुलेखा की आंखें खुशी से आंसू आने लगते हैं। बेटे के जन्म से मानो उसे जीने का सहारा मिल जाता है। पर सुलेखा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी के साथ नहीं निभा पाती। सुलेखा के माँ का देहांत हो जाता है। सुलेखा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सुलेखा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे सुमित को भी अब काम पर साथ लेकर जाती। एक दिन, मालकिन, सुलेखा तुम ये छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो, सारा ध्यान तो तुम्हारा उसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। सुलेखा, अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना रो मत, मैं तेरे लिए कभी अभी दूध लेकर आई। सुलेखा, भैया थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। दुकानदार, मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा। एक हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के बड़े डब्बे रखे हैं ना, वो सारे डब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सुलेखा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे सुमित को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी एक माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सुलेखा अपनी झुग्गी में सो रही होती है, पड़ोसी, अरे उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है, झुग्गी से बाहर आओ सब। पड़ोसन, सुलेखा, ओ बेटी सुलेखा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गी में आग लगी है। सुलेखा, अरे झुग्गी में आग कैसे लगी? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं? कैसे झुग्गी से बाहर? दरवाजे पर तो आग आग है। ये चादर लपटे देती हूँ मैं मुन्ना को। सुलेखा जैसे जैसे सुमित को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है, तभी एक जली लकड़ी सुलेखा के मुंह पर गिर जाती है। सुलेखा अपनी परवाह किए बिना सुमित को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले आती है, पर सुलेखा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सुलेखा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसलिए उसका चेहरा देखने में भद्दा हो जाता है। पर सुलेखा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटी के जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
दिन बीतने लगते हैं। अब सुमित स्कूल जाने लगा था और सुलेखा चाहती थी कि सुमित पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, इसलिए वो दिन रात मजदूरी करके मेहनत करती रहती थी। एक दिन सुमित, अरे राजू, आजा, रुक, मैं अपनी कॉफ़ी लेकर आया, तब तक तू कमरे में बैठ। राजू, नहीं सुमित, तू मुझे कॉफ़ी यही दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। ओ तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उसका चेहरा बहुत ही डरावना है। सुमित, अच्छा ठीक है राजू। सुलेखा, अरे सुमित, तुम्हारा दोस्त राजू आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? सुमित, वो आपके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्त आपको इतना खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी ने भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। आपकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसी माँ क्यों लिखी है। लोगों की माँ बहुत ही सुंदर होती है, पर मेरी माँ बदसूरत क्यों है? सुमित गुस्से में कमरे में चला जाता है। सुलेखा रोने लगती है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं बोलती। समय ने अपनी जाल पकड़ी और सुलेखा की मेहनत से सुमित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया। सुलेखा को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत पर दिन पलटने वाले हैं। सुमित को नौकरी लग गई है और अब वो घर खर्च भी उठाएगा और सुलेखा को आराम मिलेगा और वो बेटे को सुख भोग पाएगी। सुमित अपने ऑफिस की लड़की राशि से शादी कर लेता है। सुलेखा बेटे की खुशी की खातिर कुछ नहीं बोलती। एक दिन सुमित ऑफिस के काम से बाहर गया होता है। राशि अपनी कुछ सहेलियों को घर पर बुलाती है। राशि, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ लंच पर आ रही है। आप प्लीज़ उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो, जिससे जिससे कि मेरी सहेलिया को अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा। आप जल्दी से सारा लंच बनाकर रख दो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी सहेलियाँ आने ही वाली होगी। बेचारी सुलेखा कुछ नहीं बोलती और उदास मन से रसोई में खाना बनाने चली जाती है। दोपहर में राशि की सहेलियाँ लंच पर आती है और खाना खाने बैठती है। तभी सुलेखा वहाँ सब्जी का कटोरा लेकर आती है और जब एक लड़की को सब्जी देने लगती है, सहेली पूछती है, ये कौन है? राशि, अरे ये मेरी नौकरानी है। सहेली कहती है, अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। राशि के मुंह से नौकरानी सुनकर सुलेखा घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुलेखा का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है, सहेली, कितना बदसूरत चेहरा है, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपके इनका चेहरा देखा है? अगर देखोगे तो 10 दिन तक सो नहीं पाओगे। राशि, अरे ऐसे कैसे तुम लोग जा सकती हो, खाना तो पूरा खाकर जाओ। सहेली, नहीं, हमें अब भूख नहीं है, हम लोग अब चलते हैं। राशि गुस्से में कहती है, करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। मैंने कितनी बार कहा था, अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर अपने मेरी एक नहीं मानी। आने दो सुमित को, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सुमित के आने के बाद राशि तरह तरह की बातें बनाकर सुलेखा के खिलाफ उसे भड़काती है। राशि, सुमित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। सुमित, माँ, हम और अब आपके साथ नहीं रह सकते। हमारा भी अपना जीवन है, हमारा भी अपना अलग परिवार बनेगा। जब हम हमारे बच्चे होंगे और आपके ये बदसूरत चेहरा देखेंगे तो शायद वो भी शर्मिंदा होंगे।
इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपसे दूर हो जाए। सुलेखा, पर सुमित बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी। मेरा तो जीवन ही तुमसे है बेटा। मेरी तो हर सुबह, हर शाम तुम्हें देखकर ही होती है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमित सुलेखा की बात नहीं मानता और राशि के साथ अलग घर में रहने चला जाता है। सुलेखा सुमित के जाने से बहुत दुखी हो जाती है। सुमित के बिना जीवन काटना सुलेखा के लिए एक सज़ा थी। एक सुमित ही तो था जो उसके जीने की आस था। सुमित के जाने के दुख से सुलेखा बीमार रहने लगी। उधर सुमित राशि के साथ दूसरे घर में रहने लगता है। एक दिन सुमित ऑफिस में होता है, तभी उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। सुमित, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। सुलेखा सुमित के गम में बेहोशी के हालत में उसे याद कर रही थी। पड़ोस के श्याम मौसी उसके साथ बैठी थी। सुलेखा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेटे ने मुझे पुकारा हो, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। मैं आ रही हूँ मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। शाम शाम मौसी, क्या हुआ सुलेखा? अरे, ये तो बेहोशी के हालत में हो रही है। तेज बुखार भी है। लगता है इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। श्यामा मौसी कुछ लोगों के मदद से सुलेखा को अस्पताल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर सुलेखा को चेकअप करता है। तभी एक नर्स वहाँ आती है। नर्स, डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस आया है। कोई मिस्टर सुमित है। उनकी वाइफ मिसेस राशि उनके साथ है। सुलेखा, मेरा बच्चा सुमित। सुलेखा, डॉक्टर, पहले आप उन्हें देखो, मेरी चिंता मत करो। डॉक्टर सुमित को देखने लगता है और राशि से कहता है, डॉक्टर देखिए, हमें जल्दी ही एक हार्ट की ज़रूरत है। इनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। इनका हार्ट नहीं बदला गया तो उनकी जान भी जा सकती है। राशि रोने लगती है। सुलेखा उसे रोता हुआ देख लेती है। वो नर्स से कहकर राशि को अपने पास बुलाती है। सुलेखा राशि को, रो मत बहू, मेरे होते हुए मेरे बच्चे पर आज भी नहीं आ सकती। तुम चिंता मत करो। राशि रोते हुए सुमित के पास चली जाती है। सुमित की तबीयत को सुनकर सुलेखा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी सांस फूलने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है, सुलेखा डॉक्टर, मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी। आप मेरा एक काम करना, मेरा ये दिल मेरे बच्चे को दे दो और मेरे सुमित को बचा लो। कुछ समय बाद सुमित को तबीयत में सुधार आता है। डॉक्टर, ओहो गुड मिस्टर सुमित, अब आप कैसे फील कर रहे हो? राशि, आप बिल्कुल खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है आपको कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। सुमित, राशि, मुझे किसने बचाया? मुझे बताओ। उनका मुझे पर एक बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर सुमित, आपकी माँ अस्पताल में थी। जब आपको लाया गया उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जब उन्होंने आपके बारे में सुना, आज जो दिल आपके अंदर धड़क रहा है वो आपके माँ का है। सुमित, माँ, इतना बड़ा बलिदान मुझ पापी के लिए क्यों? माँ, क्यों? मुझे माफ़ी मांगने का हक भी नहीं दिया। माँ, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो। श्यामा मौसी, सुमित बेटा, तुम अपनी माँ के बलिदान का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकते। तुम अपनी माँ के जिस चेहरे को बदसूरत कहते थे, उस चेहरे पर जले का निशान बचपन में तुम्हें आग से बचाते हुए सुलेखा को मिला था। वो खुद आग के झपट में आ आई, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। सुमित श्यामा मौसी की बात सुनकर बहुत रोता है। राशि भी अपने किए पर बहुत दुखी है। सुमित गंगा घाट पर माँ की अस्थियाँ को प्रवाहित करता है और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। सुलेखा ने एक बात यह साबित कर दी
कि एक माँ का कर्ज बच्चे आजीवन नहीं चुका सकते। धन्यवाद। अगर मेरी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, बाय बाय।